हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन द मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को देख के हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है, मतलब 3 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमारे लिए बहुत ईजी है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। अब आपको पता है ये क्या है? एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। अब आपको पता है हमें इसमें A23 की वैल्यू बतानी है कि A23 की वैल्यू क्या होगी। तो ये सभी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ईजी हैं, क्योंकि ये सभी कुछ हमने बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अपनी मैट्रिक्स लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो ये है आपका मैट्रिक्स। तो पूछ रहे हैं ऑर्डर। आपको पता है ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें बस यही बताना है। तो आपको पता है रोज का क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3। सबसे पहले हम यहाँ पर रोज लिखते हैं इनटू कॉलम्स। अब कॉलम्स का क्या मतलब आपको पता है? वर्टिकल लाइंस, वो भी काउंट कर लो 1 2 3 4। अब इसमें हमें बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम बड़ी आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो कितना आएगा? 3 × 4, जो हमने बड़ी ही ईजिली गैस कर लिया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपको पता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमें ऑर्डर पता हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली काउंट भी कर सकते हो, और आपको फॉर्मूला भी पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स कितना होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जस्ट आपके लिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक बार लिखा है विच एम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। रोज कितनी आपको पता है? हमने अभी काउंट की 3, और कॉलम्स कितनी है? 4। तो कितना आ गया? 12। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स। तो देख लो, ये सब कुछ आपको इजी लग रहा है, क्योंकि हमने ये सब कुछ बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर, मतलब थर्ड पार्ट का आंसर, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। आपको पता है ये आपका मैट्रिक्स है 3 × 4, और उन्होंने हमें ये वाले एलिमेंट्स पूछे हैं कि ये वाले एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, अब देखो, इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना मैट्रिक्स पहले से लिख रखा है। देखो यहाँ पर रो 1 रो 2 रो 3, 3 रोज हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। सबसे पहले A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये कौन सा एलिमेंट है? 19। देखो, फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 19। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम रो लिखते हैं, वो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से भी पता है, और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था। अब A21, अब रो 2 है और कॉलम कौन सी है? 1। रो 2 कॉलम कौन सी है? 1। देखो कितना आएगा? 35। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो A33 रो भी 3 कॉलम भी 3, तो ये वाला। तो कितना आएगा? -5। अब सेम वैसे A24 रो 2 कॉलम 4, ये कितने हैं? 12। अब लास्ट A23 रो 2 कॉलम 3, तो ये वाला। तो कितना आएगा? 5/2। अब देख लो आपके सामने, इन तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर हमने बड़ी ही इजीली कर लिया, क्योंकि हमारे जो मैट्रिक्स के बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if a matrix has 24 elements, what are possible orders it can have? What if it has 13 एलिमेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एग्जाम्पल नंबर 2। इसी एक्सरसाइज की हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल की थी, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब आपको बताया कि उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपको MCQs में पूछा
पूछा जा सकता है। अब देखो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से जल्दी में। तो इफ़ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो ऐसे हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। आपको पता है मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसको आपको याद होगा, मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया था कि अगर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं तो हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखो ये मैंने बनाया 1x4, ये मैंने बनाया 4x1, ये मैंने बनाया 2x2, और ऐसा मैट्रिक्स हम नहीं बना सकते 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर एंट्रीज जो है हमारी वो क्या है, मतलब खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो ऐसा हम कोई भी अरेंजमेंट नहीं लिख सकते, मतलब ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हम नहीं लिख सकते। तो बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो बेसिकली हम वही मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, 4 4 4। जैसे इस क्वेश्चन में जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, 24, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपस में लिंक होते हैं। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, देखो यहाँ पर आप लिखो सिंस मैट्रिक्स जो गिवन है, यहाँ पर गिवन लिख लो प्लीज़, गिवन मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 24। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर आप लिख लो बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, R इंटू C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स वो भी कितना होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने किया 3x4 ऑर्डर था, कितने एलिमेंट्स था, 3 4 12। तो इस तरह से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपस में लिंक्ड हैं। तो इनको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू R क्रॉस C। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 एलिमेंट्स है ना। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 रो है तो 24 क्या होगी, कॉलम्स, 24 1 ज़ा 24। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 24 इंटू 1, मतलब 24 रोज़ हैं 1 कॉलम है। ठीक है, जो भी लिखो उसका रिवर्स कर दो। अब सेम वे से 24 एलिमेंट्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 2 के टेबल पे आएगा, 2 12 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24। सेम वे से 3 के टेबल पे भी आता है ये, 3 8 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24। सिमिलरली ये 4 के टेबल पे भी आता है, 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। 5 के टेबल पे नहीं, 6 के टेबल पे हो गया, 7 के टेबल पे नहीं, 8 के टेबल पे हो गया। तो इसके बाद और कोई भी टेबल नहीं है जिसके टेबल पे 24 आएगा। तो मैंने जितने भी टेबल्स थे वो सभी लिख लिए। तो इसका क्या मतलब है, देखो 1 रो 24 कॉलम्स, 2 रोज 12 कॉलम्स, 3 रोज 8 कॉलम्स, 4 रोज 6 कॉलम। सेम वे से यहाँ पर 24 रोज हैं 1 कॉलम है, 12 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 8 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, 6 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से हम इतने ही मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आप लिख दो 10 पॉसिबल ऑर्डर्स आर। पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। तो सेम वे से 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4। जस्ट आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार कोई भी मैट्रिक्स में रैंडमली लिख के देख लो। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आपके लिए, ये लिखते हैं 8 क्रॉस 3, 8 रोज हैं तो 1 2 3 कॉलम्स हैं, ए लिख लो, चलो ए। तो ये हमेशा ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देख लो 8 क्रॉस 3। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें बेसिकली रोज़ और कॉलम्स को इस तरह से डिवाइड करना होता है कि वो पूरी डिवाइड हो जाएं, कि उनमें नंबर्स कंप्लीट आ जाएं। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ ऐसा रह जाए, यहाँ पर एलिमेंट खाली रह जाए। तो इसलिए हम ऐसे मतलब कि रोज़ और कॉलम्स लिखते हैं जो
जो भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। जैसे 24 जो भी टेबल पे आता है उसको मैंने लिखने की कोशिश की है क्योंकि वो उसको फुली डिवाइड करेगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 हम 8 ऐसे मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमेशा कितने होंगे 24। अब देखो यहाँ पर एक और पार्ट पूछा गया है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स सिंस मैट्रिक्स जो गिवन है हैज़ 13 एलिमेंट्स। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर क्रॉस सी, तो कितने हैं 13। अब सबसे पहले आपको पता हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 13, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 13 रोज 1 कॉलम। अब आप मेरे को बताओ 13 एक प्राइम नंबर है, ये 1 और 13 मतलब इटसेल्फ ये अपने और 1 के टेबल के अलावा और किसी भी टेबल पे नहीं आ सकता। तो मैं जिस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होंगे उसको सिर्फ इन दो फॉर्म्स में ही लिख सकता हूँ क्योंकि वो और किसी भी टेबल पे नहीं आता। 13 किसी भी और टेबल पे नहीं आ सकता। तो इसका मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से हुए, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो ऐसे सिर्फ हम दो ही मैट्रिक्स लिख सकते हैं और सेम यहाँ पर हम ऐसे 8 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो ही क्यों बने, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, ये और किसी भी टेबल पे नहीं आ सकता, ये सिर्फ अपने और 1 के टेबल पे ही है। तो इसलिए हम ऐसे सिर्फ दो ही मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, समझ लो उसी क्वेश्चन को हमें दोबारा से प्रैक्टिस करना है। अब मेरी मानो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ये क्वेश्चन करके देखो और फिर बाद में आंसर मैच करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको अब समझाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस गिवन मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 18। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखना लिख लो, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स वो भी कितना होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स डायरेक्टली आपस में लिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सेम प्रोसीजर ही है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 18। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1, ठीक है। अब ये 18 जो है ये 2 के टेबल पे भी जा सकता है, तो 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2। अब 18 जो है वो 3 के टेबल पे भी जा सकता है, 3 6 18 और 6 3 18। 4 के टेबल पे 18 आता है नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे हमने कर लिया, 7 पे नहीं है, 8 पे नहीं है, 9 पे हमने कर लिया। तो सेम इस तरह से और किसी भी टेबल पे 18 नहीं आ सकता। तो इसलिए हमने सभी टेबल्स वो लिख लिए जहाँ जहाँ से उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 18 बन रहा था। तो 10 पॉसिबल ऑर्डर्स आर, कौन कौन से होंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। तो 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 6 इंटू 3। तो ये सभी 6 वो मैट्रिक्स हैं जिसमें हमेशा क्या होंगे 18 एलिमेंट्स, क्योंकि ये 18 को फुल डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये फुल डिवाइड नहीं करेंगे तो वो मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी 6 मैट्रिक्स हैं जिसमें क्या होंगे 18 एलिमेंट्स। अब सेम वे से एक और क्वेश्चन है, सिंस गिवन मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर उसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स
कितने होंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब आपको फिर से पता है कि जो 5 है ना, ये एक प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 5 1 से स्टार्ट करेंगे। इसको आप ये भी लिख सकते हो 5 इंटू 1, और किसी भी टेबल पे 5 नहीं आ सकता, मतलब 5 एक प्राइम नंबर है, वो किसी और टेबल पे नहीं आ सकता, मतलब वो फुल डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम सिर्फ ऐसे ही 2 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। तो ऐसे सिर्फ हम 2 ही मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिनमें एलिमेंट्स कितने होंगे 5, और ऐसे हम 6 मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे 18। एंड आई होप कि आप सभी ने भी अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिया होगा बिना वीडियो को देखे, और आपका जो आंसर है वो मेरे से परफेक्टली मैच कर रहा होगा। और ये परफेक्टली मैच सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि आपके जो मैट्रिक्स के बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर ए इज इक्वल टू ए आई जे। आपको पता है ये जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई थी। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, मतलब इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। सेकेंड पार्ट में ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, और थर्ड पार्ट में ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि हमने एक सेम एग्जाम्पल की थी लास्ट वीडियो में, एग्जाम्पल नंबर 3, और मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 2 3 किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, ठीक है। आपको पता है, सो लेट ए बी एनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि उसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। अब इसको आपको लिखना आता है, तो ए 2 रोज़ पर देखो 2 कॉलम्स बना दी मैंने, 2 रोज़। अब ये आपको लिखना आता है 2 क्रॉस 2। अब इसको भी आपको लिखना आता होगा, इसको मुझे बार बार रफ में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। ये फर्स्ट रो है, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से हमने सभी एलिमेंट्स को एड्रेस कर दिया। अब बेसिकली हमें इन सभी की वैल्यू ढूंढनी है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशन हमें दी गई है। देखो यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। क्वेश्चन सेम रहेगा, कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी, कैलकुलेशन पार्ट ही होगा बस, बाकी सारा क्वेश्चन ईजी है। तो आपको पता है सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो लिखो सिंस ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब आपको मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में भी समझाया था कि आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और रो कितनी है 2, तो 2 तक ही जा सकता है, इससे आगे तो जा ही नहीं सकता। सेम वे से जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक ही जा सकता है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो आई और जे की वैल्यू हमारी जो है वो डिसाइड हो चुकी हैं। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो A11 को। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो यहाँ पर फिल करो 1 + 1 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों को आप कट कर दो तो कितना आएगा 2, मतलब A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, अब सेम वे से A12 की टर्न है। अब I की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 1, J की कितनी है 2, कितना आएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, कितना आएगा 9/2, मतलब A12 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। देख लो कितना इजी है। अब सेम वे से A21। अब आप मेरे को बताओ, अब इसमें भी आपको मैं यही बोलूँगा, पॉज कर लो वीडियो को, खुद से कैलकुलेशन करो, बाद में मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। A21 2, J कितना है 1 स्क्वायर बाय 2, कितना आएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9/2। तो A21 कितना आ गया 9/2। लास्ट बट नॉट लीस्ट A22। I कितना है 2, J कितना है 2, I 2 J 2।
डिवाइड बाई 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2। अब 16 को भी आप कट कर सकते हो, कितना आएगा 8। तो यानी कि A22 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। अब आपके सामने है, हमने 1 बाय 1 सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें इसमें वैल्यूज़ को फिल करना है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, अब आप मेरे को बताओ इसकी वैल्यू कितनी है 2, A12 की वैल्यू कितनी है 9/2, A21 की वैल्यू कितनी है 9/2, A22 की वैल्यू कितनी है 8। तो आपके सामने ही है, जो हमें गिवन कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, उसमें भी सेम 2x2 मैट्रिक्स ही रहेगा, तो वो हमने लिखना पहले ही सीख लिया था। तो इसमें जस्ट कंडीशंस की बात करते हैं सिंस। अब इसमें कंडीशंस कैसी हैं कि Aij इज़ इक्वल टू I/J, और आपको पता है I की वैल्यू यहाँ पर भी 1 और 2 ही हो सकती है, एंड सिमिलरली J की वैल्यू 1 और 2 ही हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो सेम ही है 2 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले A11, तो कंपेयर करें I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 1/1 कितना आएगा 1, विच एम्प्लाइज A11 कितना आ गया 1। तो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी था। अब सेम वे से A12 को कैलकुलेट करते हैं, A12। अब आप मेरे को बताओ I की वैल्यू कितनी है 1, J की कितनी है 2, तो विच एम्प्लाइज A12 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत ईजी है। तो A21 I2J1, तो A21 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2, 2/1 कितना होता है 2 लिख सकते हैं ना उसको, तो 2। सेम वे से A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो इनको आपस में कट कर दो तो कितना आएगा 1, विच एम्प्लाइज A22 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देख लो कितना इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। तो यहाँ पर आप लिख दो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1। तो इस तरह से देख लो हमने इस मैट्रिक्स को भी बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। देखो जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, और मुझे पता है अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो बेसिक्स वाली वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन करने कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब बड़ी आसानी से ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब सेम वे से थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है ये आपका वही 2x2 मैट्रिक्स है, A11, A12, A21 और A22, बट यहाँ पर कंडीशंस हमारी चेंज है। हमारी कंडीशंस क्या हैं वो लिखते हैं, सिंस Aij ये हमेशा की तरह हमें गिवन होंगी I + 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब आपको पता है I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ रोज़ को, और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। और I और J की वैल्यू देखो, I 1 से स्टार्ट होगा 2 रोज़ तक ही जा सकता है, सेम वे से J 1, 2, और J की वैल्यू भी 1 और 2 ही हो सकती है, इससे आगे नहीं जा सकती। अब देखो सबसे पहले हम A11 को कैलकुलेट करेंगे, A11। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो I की वैल्यू 1, J 1, तो यहाँ पर फिल कर लो 1, 2 × 1, क्योंकि ये 2 हमेशा रहेगा यहाँ पर। I और J की जगह पर मैंने 1 और 1 फिल कर लिया, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 + 2 × 1 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कितना बन गया 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो इस तरह से हमने A11 को कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से देखो A12, यहाँ पर A12 है ना। अब I की वैल्यू कितनी है 1, फिर 2 है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 है, और J की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1, 2 2 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 + 4 कितना होगा 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि हमारे पास A12 की वैल्यू कितनी आएगी 25/2। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने A12 को कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से A21,
तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर 2 हमारे पास है और जे की वैल्यू 1, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 इंटू 1 2 होगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो कितना बन गया 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 16, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2। अगर हम इनको कट करें 8, तो यानी कि हमारे पास A21 की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब सेम वे से हमारी लास्ट वैल्यू A22, I की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 पहले से ही है, J की वैल्यू भी 2, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 2 2 ज़ा 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, विच एम्प्लाइज A22 की वैल्यू कितनी आ गई 6 का स्क्वायर 36 बाई 2। तो अगर इनको मैं कट करूं तो मेरे पास कितना आएगा 18। तो विच एम्प्लाइज A22 की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो यहाँ से मैं अपनी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A11 की वैल्यू कितनी थी 9/2, A12 की 25/2, A21 की 8 और A22 की वैल्यू 18। तो देख लो आपके सामने ही है, हमने एक 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया जो भी हमें गिवन कंडीशंस थी। तो देख लो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हैं क्योंकि आपके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हैं और इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है। अब सेम वे से 5th क्वेश्चन भी ऐसा है। अब इसमें यहाँ पर हमें 2x2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना था, अब वहाँ पर हमें 3x4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, बट क्वेश्चन हमारा सेम ही रहेगा। So next question, construct a 3x4 matrix whose elements are given by। अब यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स हैं, अब दोनों में अलग अलग कंडीशंस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मतलब 4th क्वेश्चन के जैसा ही है जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया। उसमें हमें 2x2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना था, अब यहाँ पर हमें 3x4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स लिखेंगे, तो लेट A B any 3x4 मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो यानी कि इसमें और ऑर्डर हम किस तरह से लिखते हैं R×C, मतलब 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। और अगर इसको मैं आपको रफ में समझाऊं तो देखो आपका मैट्रिक्स कैसा होगा, 3 रोज 1 2 3, 3 रोज हैं 4 कॉलम्स 1 2 3 और 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, मतलब 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमें ऐसे लिखने हैं। तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ए ए ए ए और ऐसे फिर 4 फिर 4। तो ऐसे करके हम 3 रोज लिखेंगे, ए ए ए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जस्ट मैट्रिक्स हमारा बड़ा हो गया, कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो गई, बट क्वेश्चन में समझने को कुछ भी नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है, 3 रोज 1 2 3 और 4 कॉलम्स 1 2 3 4। अब जस्ट हमें इन सभी एलिमेंट्स का एड्रेस बताना। आपको पता है ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो A11। फर्स्ट रो कौन सी कॉलम है, ये सेकंड। फर्स्ट रो कौन सी कॉलम है, ये थर्ड। फर्स्ट रो है, ये कौन सी कॉलम है, फोर्थ। ठीक है, सेम में से इसको लिखते हैं। अब आपको पता है ये सेकंड रो है, तो सेकंड टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेम वे से ये आपको पता है ये थर्ड रो है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम है। तो इस तरह से हमने अपने सभी एलिमेंट्स को एड्रेस कर लिया। अब जस्ट हमें करना क्या है, देखो हमें टर्न बाय टर्न इन सभी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है और यहाँ पर फिल करना है, और उस तरह से हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और उसके लिए हमें कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले देखो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सिंस Aij कितना दिया हुआ है, मैं 1/2 मॉडुलस 3i माइनस 3i प्लस
जे। तो ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब आपको पता है कि आई किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को, ठीक है। अब रोज कितनी है 1 2 3, तो आई 1 2 और 3 वैल्यू ही ले सकता है, इससे आगे या पीछे नहीं जा सकता। अब सेम वे से जे किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। कॉलम्स कितनी है हमारी 4, तो 1 2 3 4, तो जे हमारा 1 2 3 4 वैल्यूज़ ले सकता है। जो मैंने आपको पहले बताया, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो सबसे पहले देखो ए आई जे, हमारी कंडीशन ये है। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे A11। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की कितनी है 1, 1/2 -3, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/2 -3 1 -3 +1। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं 1/2 -3 +1 -2, और -2 का मॉड कितना होगा आपको पता है +2, तो यहाँ +2 लिख दो। और आपको पता है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आ गया 1। यानी कि हमारी A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता हमने A11 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है 1। अब सेम वे से देखो A11 को हमने कैलकुलेट कर लिया, अब A12 को कैलकुलेट करेंगे। तो A12 अगर आप इसको कंपेयर करो तो I कितना है हमारा, यहाँ पर -3 है, I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, -3I + J। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 1/2 -3 + 2, 1/2 -3 + 2 -1, -1 का मॉड कितना होगा +1, तो कितना आ गया 1/2। यानी कि A12 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब सेम वे से नेक्स्ट को कैलकुलेट करते हैं। A12 भी कैलकुलेट हो गया हमारा। अब A13, तो -3 यहाँ पर है, I की जगह पर 1, J की जगह पर 3, 1/2 -3 + 3, कितना आएगा ये -3 + 3 0, 0 एंड समथिंग 0, तो A13 की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। अब सेम वे से देखो ये भी कैलकुलेट कर लिया। A14 की टर्न है, 1/2 -3 यहाँ पर है, I की जगह पर 1, J की जगह पर 4। थोड़ा सॉल्व करते हैं। -3 + 4, -3 + 4 कितना आएगा 1, 1 का मॉडुलस कितना होगा 1 ही होगा, तो कितना आएगा 1/2। यानी कि A14 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो देख लो कितना ईजिली हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट इसमें समझने को कुछ भी नहीं है। अब 2 1, अब इसकी टर्न है A21 की। 1/2 -3 यहाँ पर है, I की जगह पर 2, J की जगह पर 1। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। 1/2 -3 2 -6 +1, दैट मीन्स कितना आएगा -5, और -5 का मॉड कितना होगा +5, तो कितना आ गया 5/2। यानी कि A21 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। ठीक, अब सेम वे से A22, 1/2 -3 यहाँ पर है, I की जगह पर 2, J की जगह पर 2, 1/2 -3 2 -6 +2, कितना आएगा यहाँ पर -4 का मॉड, और -4 का मॉड कितना होता है +4। तो इसको आप कट कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, विच इम्प्लाइज A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो सेम वे से नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। A23, 1/2 -3 यहाँ पर है, I की जगह पर 2, J की जगह पर 3, 1/2 -3 2 -6 +3, तो कितना आएगा 1/2 -3 का मॉडुलस, -3 का मॉडुलस +3, यानी कि 3/2, विच इम्प्लाइज A23 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब नेक्स्ट A24, 1/2 -3 I की जगह पर 2, J की जगह पर 4,
तो 1/2 -6 + 4 कितना आएगा यहाँ पर -2 का मॉडुलस। तो कितना आएगा यहाँ पर -2 का मॉडुलस +2, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो यानी कि मेरे पास कितना आ गया, A24 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, यानी कि हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी लास्ट रो रह गई है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे A31 को। तो A31 1/2 I की जगह पर 3, J की जगह पर 1, 1/2 -3 3 = -9 + 1 कितना आएगा -8। और आपको पता है -8 का मॉडुलस कितना होगा +8, तो इसको आप कट कर दो। तो यानी कि मेरे पास A31 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब सेम वे से देखो, इसको कैलकुलेट कर लिया A32 को, 1/2 -3 I की जगह पर 3, J की जगह पर 2, 1/2 -3 3 = -9 + 2 कितना आएगा -7 का मॉडुलस। -7 का मॉडुलस कितना होगा +7, तो कितना आंसर आएगा 7/2। तो विच इम्प्लाइज A32 की वैल्यू कितनी है 7/2। तो इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से A33 1/2, यहाँ -3 है, I की जगह पर 3, J की जगह पर भी 3, तो -3 3 = -9 + 3 कितना आएगा यहाँ पर -6। और -6 का मॉडुलस कितना होगा +6, तो इनको आप आपस में कट कर दो। तो मेरे पास कितना आएगा 3, विच इम्प्लाइज A33 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक, सेम वे से अब लास्ट में कौन रह गया हमारे पास A34 1/2 -3 है, I की जगह पर 3, J की जगह पर 4, 1/2 -9 + 4 कितना आएगा -5। तो -5 का मॉडुलस +5, तो कितना आ गया 5/2, विच इम्प्लाइज A34 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। ठीक है जी। अब देखो हमने सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिखना है, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स देखो, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये A11 की वैल्यू है, तो उसकी जगह पर आपने A11 की वैल्यू को ही फिल करना है, और A12 की वैल्यू को आपने यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर नहीं फिल करना। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि A12 की वैल्यू कई बच्चे यहाँ पर फिल कर देते हैं कि ये A21 है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू हमारे पास थी 1, फिर 1/2, उसके बाद थी 0, फिर A14 की 1/2, A21 की 5/2, फिर 2, उसके बाद 3/2, फिर 1, फिर उसके बाद आपके सामने ही है, इसकी वैल्यू 4 है, फिर 7/2 है, फिर 3 है, फिर 5/2 है। तो ये आपके सामने ही है। हमने एक 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसमें 3 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं, और जो भी हमें गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपना मैट्रिक्स बड़ी ही आसानी से कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखो सेम वे से ही हम इसके नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। आपको पता है आपका मैट्रिक्स 3x4 मैट्रिक्स था, वो मैंने आपको लिख के बता दिया पहले ही, क्योंकि हमने पहले पार्ट में इसको लिख के देखा था। आपको पता है इसमें 3 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है इसमें, सिंस Aij = 2i - j। अब ये कंडीशन की आपने चिंता नहीं करनी, ये आपको हमेशा गिवन होगी। हमें गिवन है, जो भी कंडीशन गिवन होगी हम उसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें ये वाली गिवन है तो हमने इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। आपको पता है i किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज़ को। तो रोज़ कितनी है 3, तो हम यहाँ पर i की वैल्यू 1 2 और 3 ले सकते हैं। एंड j, अब j मतलब कॉलम्स, कितनी कॉलम्स हैं 4, 1 2 3 4। आपका जो j है वो 1 से लेके 4 तक वैल्यू ही ले सकता है। तो सबसे पहले A11 की बात करते हैं। A11 तो देखो इसमें i की वैल्यू कितनी है 1, j की कितनी है 1, तो यहाँ पर आप फिल कर लो 2 1, j की जगह पर 1, 2 1 ज़ा 2 -1 कितना आ गया 1। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी A11 की वैल्यू बड़ी ही ईजिली हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई है वो
1। अब सेम वे से ही नेक्स्ट वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हमने A11 को कैलकुलेट कर लिया, अब सेम वे से हम A12 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है आई किसको, देखो यहाँ पर 2 पहले से ही है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और J 2 को। 2 1s are 2, 2 - 2 0। इसका क्या मतलब हुआ, A12 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, यानी कि हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से हम A13 को कैलकुलेट करेंगे। A13 अब देखो यहाँ पर 2 पहले से ही है, आई की जगह पर 1, J की जगह पर 3, तो 2 1s are 2, 2 - 3 कितना आएगा -1, विच एम्प्लाइज A13 की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, तो इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से नेक्स्ट वैल्यू A14, 2 पहले से ही है, आई की जगह पर 1, J की जगह पर 4, 2 1s are 2, 2 - 4 कितना आ गया -2, तो यानी कि A14 की वैल्यू कितनी आ गई -2। देख लो कितना इजी है ये क्वेश्चन हमारे लिए। सो अब नेक्स्ट A21, 2 पहले से ही है, आई की जगह पर 2, J की जगह पर 1, 2 2s are 4, 4 - 1 कितना आएगा 3, यानी कि A21 की वैल्यू कितनी है 3। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है A22 को, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। A22 2 पहले से ही है, आई की जगह पर 2, J की जगह पर भी 2, तो 2 2s are 4, 4 - 2 कितना आएगा 2, तो विच एम्प्लाइज A22 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो यानी कि ये भी कैलकुलेट हो गया। A23 2 पहले से ही है, 2 आई की जगह पर 2, J की जगह पर 3, 2 2s are 4, 4 - 3 कितना आएगा 1, विच एम्प्लाइज A23 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक है जी, देखो जस्ट आपने अपनी कंडीशन को अच्छे से याद रखना है। आपको पता है आपकी कंडीशन कितनी थी 2i - J, तो i की जगह पर जो भी उसको रिप्रेजेंट करना है उसको फिल करना है और J की जगह पर जो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको फिल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम वे से A24, ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर 2 पहले से ही है, i की जगह पर क्या लिखेंगे हम 2, J की जगह पर 4, तो 2 2s are 4, 4 - 4 0, विच एम्प्लाइज A24 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। ठीक है, अब ये भी कैलकुलेट हो गया। तो A31, अब आप मेरे को बताओ i किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को और J किसको 1 को। 2 3s are 6, 6 - 1 5, विच एम्प्लाइज A31 की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये भी कैलकुलेट हो गया। A32 2 पहले से ही है, आई की जगह पर 3, J की जगह पर 2, 2 3s are 6, 6 - 2 कितना होगा 4, विच एम्प्लाइज A32 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये भी कैलकुलेट हो गया। अब A33 2 पहले से ही है, आई की जगह पर 3, J की जगह पर 3, 2 3s are 6, 6 - 3 कितना आ गया 3, तो A33 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये भी कैलकुलेट हो गया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट A34, आई की जगह पर 3, J की जगह पर 4, तो 6 - 2 से 6 - 4 कितना आएगा 2, विच एम्प्लाइज A34 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपके सामने हमने सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में सभी वैल्यूज़ को फिल करना है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A, अब A11 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1, A12 की 0, A13 की -1, A14 की -2, A21 की 3, फिर 2 है, A23 की 1, A24 की 0। सेम वे से इसकी कितनी है 31 की 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। देख लो आपके सामने हमने एक 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया और बड़ी ही हमने ईजिली इसको कंस्ट्रक्ट किया है। इस कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है बट इसमें समझने को कुछ भी नहीं है। जस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो मैट्रिक्स के, और अगर आपने मेरी मैट्रिक्स की सभी वीडियोस देखी हैं तो आपको इस क्वेश्चन में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं और हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में भी किया था कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनमें से वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि दो मैट्रिसेस इक्वल है और आपको मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में अच्छे से बताया था कि कोई भी दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ऑर्डर मस्ट बी सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। अब यहाँ पर क्या है, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो अगर आप इनके ऑर्डर को ध्यान से देखो तो 2 1 2 मतलब 1 2 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो सेम यहाँ पर 1 2 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर सेम ही होना चाहिए और यहाँ पर ऑर्डर सेम ही है और दोनों मैट्रिक्स क्या हैं आपस में इक्वल। तो यहाँ पर आप लिखो सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर, जो सेकंड कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। यहाँ पर सेम मस्ट लिखेंगे कि ये सेम ही होंगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू वाई, 3 किसके इक्वल होगा, z के, x किसके इक्वल होगा, 1 के, 5 इक्वल टू 5। ये हमें पता ही है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। तो देख लो ये क्वेश्चन कितना इजी था हमारे लिए। और ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द इक्वेशन। अब यहाँ पर भी हमें हमेशा की तरह दो मैट्रिसेस हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं बट इस बार कंडीशन थोड़ी सी चेंज होंगी, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी था, बाकी सीधी सीधी वैल्यूज़ आ गई। देखो मैं देख के बता सकता हूँ y1 4 है, z3 है, x1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी दो मैट्रिसेस इक्वल हैं बट ये क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है जितना ये है, थोड़ा सा लेंथी होगा बट ये भी क्वेश्चन इजी ही है। तो सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस को लिखते हैं x प्लस वाई, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं आपस में इक्वल, 5 प्लस जेड एक्स वाई, ठीक है। अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड, 6 2 5 8। अब इसका ऑर्डर आपको पता है 2 क्रॉस 2 है, अब इसका ऑर्डर भी आपको पता है 2 क्रॉस 2 है और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो फिर सेम लाइन लिखते हैं। देखो ये सब कुछ मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ये सब कुछ लिखने की आदत हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप जब बाद में देखो तो आपको पता ना हो कि हमने एक्चुअल में किया क्या है। इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाहता तो मैं भी बता सकता हूँ कि y की वैल्यू यहाँ पर 4 है, z की वैल्यू 3 है, x इज इक्वल टू 1 है, बट मैं इसलिए सारा कुछ फॉर्मेलिटी करके लिखता हूँ ताकि आपके प्रॉपर नोट्स भी बन पाएँ और आप इस क्वेश्चन को जब मर्जी वीडियो देखो तो आप अच्छे से समझ पाओ। तो सिंस गिवन मैट्रिसेस are equal, therefore corresponding elements must be same, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के, 2 इक्वल टू 2 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के, और एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 8 के। अब देखो यहाँ से एक वैल्यू तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ जेड की। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5, इस 5 को मैं उधर ले गया तो कितना आ गया 0, यानी कि z इज इक्वल टू 0। जेड हमारे पास 0 है, ये वैल्यू हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक मल्टीप्लाई में है एक प्लस में है, दो वेरिएबल दो इक्वेशंस, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ऐसे इन सभी को आपको सॉल्व करना आता है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से देखो मैं यहाँ से ना ऐसा करते हैं, इसको नंबर दे देते हैं, ये 1 है ये 2 है।
तो आप किसी भी इक्वेशन में से y या x की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैं फ्रॉम वन y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं कितनी आएगी 6 माइनस एक्स, मैं x को उधर ले गया। तो अब मैं क्या करूँगा, पुट इन 2। अब इसी वैल्यू को y की वैल्यू को मैं 2 में फिल करूँगा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर फिल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर x है, y की जगह पर मैं क्या लिखूँगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो कितने बनेंगे, माइनस 4x माइनस 2x, माइनस 4 और 2 माइनस 2 माइनस 6, 4 2 ज़ा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन ले लो, x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो x माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू होगी, x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से मेरे पास या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x की यहाँ से मेरे पास आ गई 4 वैल्यू और आ गई x इज इक्वल टू 2। तो x की मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें फिल करेंगे। ठीक है, या ऐसा करो, पुट इन 1 में फिल कर लो आप। ठीक है, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y कितना आएगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो y कितना आ गया, 2। ठीक है, जब x 4 है तो y कितना आया, 2। अब सेम वे से व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y कितना आ गया, 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4। तो y कितना आ गया, 4। तो x और y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4, तो y कितना आएगा हमारे पास 2, और z हमारा कितना है 0। और ये वैल्यू भी आ सकती है कि अगर x 2 है तो y कितना आ रहा है हमारा 4, और z हमेशा की तरह कितना है हमारा 0। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट से थोड़ा सा टफ है। टफ का मतलब थोड़ा सा लेंथी है, ऐसा कुछ भी ऐसे टफ नहीं है इसमें, जस्ट हमने क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व किया और वो हमें अच्छी तरह आता है। तो देख लो, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट ये बहुत इजी है। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द इक्वेशन। अब यहाँ पर भी हमेशा की तरह हमें दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल दिए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़े से जो मैट्रिसेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले देखो, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब कुछ बच्चों को सबसे पहली कन्फ्यूज़न ये रहेगी कि इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है इसका ऑर्डर कितना है। देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ठीक है, 9 5 7। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि इसका ऑर्डर कितना, वो बोलेंगे 1 2 3, 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये 3 एलिमेंट, मतलब कि 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, मतलब वो इसको 1 2 3 रोज़ काउंट कर लेते हैं और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैट्रिक्स ही नहीं है, ये मैट्रिक्स ही है। देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 + 3 + 1, तो अब बताओ ये एक एलिमेंट है कि 3 एलिमेंट है। अब बीच में प्लस है तो ये एक एलिमेंट ही है। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है, x + y + z लिखा हुआ है, ये एक एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। सेम वे से x + z एक एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। सेम वे से y + z जो है वो भी एक एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें 3 रोज़ हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 और 1 ही कॉलम है। तो ऐसी बातों का, छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं कि सबको कंफ्यूजन हो, कुछ बच्चे बहुत जल्दी बात को कैच कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन रह जाती है। अब किसी भी तरह की आपके मन में कंफ्यूजन या डाउट ना रहे, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हमेशा की तरह आपको पता है, सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल
और उनके ऑर्डर भी सेम है। देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ठीक है, सेम होंगे। देन ऑन कंपेयरिंग वी गेट, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, देखो सबसे पहले देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी 9, इसके इक्वल है। x प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 5 के। y प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 7 के। अब देखो हमेशा की तरह इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, क्योंकि देखो 3 वेरिएबल हैं x, y और z, और हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, तो इसलिए वैल्यू तो आएगी। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा, आप इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत शॉर्ट है, बहुत ईजी है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो x प्लस वाई प्लस जेड, अब यहाँ पर भी y प्लस जेड है, यहाँ पर भी y प्लस जेड है, ध्यान से देखो। तो यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैं फिल कर सकता हूँ। देखो कैसे करेंगे, y प्लस जेड इक्वल टू 7, पुट दिस वैल्यू इन 1। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है ना, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। तो देख लो हमने x को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगर हमने x को कैलकुलेट कर लिया, पुट x इज इक्वल टू 2 इन 2, इस इक्वेशन में फिल कर लो। x प्लस जेड इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2 है, तो z कितना आएगा 5 माइनस 2, दैट मीन्स 3। देख लो z भी कैलकुलेट हो गया। अब x भी कैलकुलेट है, z भी कैलकुलेट है। अब देखो z की वैल्यू कहाँ पर फिल करेंगे हम, नंबर 3 में, तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो z की वैल्यू हम 3 में फिल करेंगे। अब 3 इक्वेशन हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब z की वैल्यू है 3, तो कितना आएगा 7 माइनस 3, दैट मीन्स 4। ठीक है, अब आपके सामने देख लो हमने बड़ी ही ईजिली सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं आंसर को कंबाइन करके लिखूं तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू हमारा कितना है 4, और z कितना आया था हमारे पास 3। तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपने बहुत ध्यान से करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि सर आप बार बार यही बात क्यों रिपीट कर रहे हो। अब रिपीट करने का एक रीज़न है कि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें ये सभी क्वेश्चंस आते हैं, वो छोड़ देते हैं करने। और कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी सी अपनी ही गलती के कारण वो क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ऐसी गलती करे। क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे टफ हो, आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट से उस क्वेश्चन को करना है। मतलब इन सभी क्वेश्चंस को आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए।